तो टॉपिक 6 में हम लोग जानेंगे कि महाभारत एवं साहित्यिक स्रोतों का उपयोग। महाभारत के बारे में हम लोग पहले ही टॉपिक्स में चर्चा कर चुके हैं कि महाभारत क्या है, महाभारत कैसे हुआ, नहीं हुआ, है ना। और रहा बात कि इसका साहित्यिक स्रोत से क्या संबंध है, इसके साहित्यिक स्रोत अभी हम लोग जैसा पहले पढ़ चुके हैं कि हम लोग इतिहास के अंतर्गत जो भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, इतिहास का मतलब ही होता है, इतिहास का मतलब ही होता है कल्पना ना। इसमें एक भी चीज 100% श्योरिटी के साथ नहीं होता। कल्पना करते हैं कि नहीं इतिहास में ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ठीक है, इस तरह से हमला किए होंगे, इस तरह की बातें कही गई होंगी। इतिहास की बस कल्पना की जा सकती है और उस कल्पना को प्रूफ करने के लिए कुछ साइंटिफिक मेथड यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सत्य। अभी जैसे हम लोगों को कृष्ण भगवान के रस का प्रमाण मिला है, ठीक है। अभी हम लोगों को पुराने समय गुप्त वंश के सोने के सिक्के का प्रमाण मिला है, अलग अलग वंश की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, बहुत से राजाओं के नाम खुदाई के साथ मिले हैं। तो हम लोग इतिहास की कल्पना करते हैं और कुछ बातें जो सत्य है, जो प्रमाण मिलती है हमें, उस प्रमाण के आधार पर जो कहा जाता है वही तो इतिहास कहला रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि महाभारत का साहित्यिक स्रोत का उपयोग किस प्रकार से किया गया। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा है, टॉपिक बुक के अनुसार है 6, ठीक है। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास लिखने में इतिहासकार साहित्यिक स्रोत का उपयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए बड़ी सावधानी से करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास लिखने में यानी भारत का जो प्राचीन इतिहास है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, प्राचीन समय का जो इतिहास हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको लिखने के लिए जो लिखा गया है इतिहासकारों द्वारा, इतिहास के रचयिता, इतिहास को लिखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहासकार। इतिहासकारों द्वारा जो ये रचना की गई है इतिहास की, ऐसे ही नहीं बस उसके मन में आया बस लिखना शुरू कर दिया। उसको लिखने के लिए साहित्यिक स्रोत का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? साहित्यिक स्रोत का उपयोग किया गया है। और सिर्फ साहित्यिक स्रोत जरूरी नहीं है। अभी स्रोत मिला ऐसा कि नहीं पत्थर थे, पत्थर हैं, ऐसे हैं, वैसे, बस हमने कल्पना कर ली, सिर्फ उन पत्थरों को देखकर तो कल्पना से बस काम नहीं चल जाएगा ना। उसके साथ साथ ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या वो संभव है या नहीं। अगर संभव है, किया जा सकता था, तभी किया जाएगा, वो लिखा जाएगा। तो मतलब इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं, लिखने के लिए उसे दो चीज जरूरी है। पहला क्या? साहित्यिक। इतिहास लिखने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? एक साहित्यिक स्रोत का होना और दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना। संख्या कौन से कहाँ से लिखा है संख्या का परिभाषा, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे कि इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए दो चीजों का प्रयोग करते हैं। किसका किसका? एक तो साहित्यिक स्रोत का और दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। इतिहास को लिखने के लिए साहित्यिक स्रोत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, साहित्यिक स्रोत से हमें कल्पना प्राप्त होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें सत्य प्राप्त होता है, ठीक है, सच्चाई पता चलती है। अब इसके प्रदर्शन के लिए, अब इतिहास जो ये समझ चुके हैं, जैसे आपको पता है हिंदी का भी एक चैप्टर है आपका मलिक मोहम्मद जैसी का, पहला से कड़बक, ठीक है, जो इससे पहले रिकॉर्ड किया गया, जो पढ़ाया गया है। तो कड़बक जो है मलिक मोहम्मद जैसी का, उसमें ना पद्मावत के बारे में बताया गया। पद्मावती, रानी पद्मावती, राजा रतन सेन और औरंगजेब के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो उसको प्रदर्शित करने के लिए एक आम जनता को रानी पद्मावती के, राजा रतन सेन के बारे में, औरंगजेब के बारे में बताने के लिए क्या बनाया गया पता है? फिल्म। हम लोग पढ़े पहला चैप्टर में, ठीक है, पहला चैप्टर पढ़े हम लोग, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाने। वहां पर एक खंड था मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदारो। हम लोग मोहनजोदारो के बारे में पढ़े। बहुत बड़ा शहर था मोहनजोदारो, हड़प्पा सभ्यता का, तो बड़ा फेमस था। तो हम लोग जब मोहनजोदारो के बारे में पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन से पढ़ा था। फिर मैंने बच्चों को सलाह दी कि आप ना, मोहनजोदारो एक मूवी बन चुकी है ऋतिक रोशन की, आप उस मूवी को देखो। तो मूवी देखने के बाद बच्चे ज्यादा समझ पा रहे हैं उस बातों को। यहाँ कहने का मेरा मतलब है कि इस इतिहास के प्रदर्शन के लिए, इतिहास को समझाने के लिए काव्य का, कविता का प्रयोग किया गया है। किस चीज का प्रयोग है? कविता का। छोटी छोटी कहानियां बनाई गई हैं राजा महाराजाओं के बारे में। हमने इतिहास में बहुत सारी कहानियां पढ़ी ना, महाभारत के बहुत सारे खंड पढ़े, कैसे कैसे घटना घटी, किस प्रकार से द्रौपदी का विवाह हुआ, किस प्रकार से
क्या कहते हैं, राज्य हड़प की नीति अपनाई दुर्योधन ने। कैसे दुर्योधन को समझाया जा रहा था, किस तरह से कर्ण को लड़ने से वंचित कर दिया गया, किस प्रकार से कर्ण को गद्दी मिली। या फिर भी एक पॉइंट था हमारा एकलव्य का, एकलव्य को किस प्रकार अंगूठा मांग लिया द्रोणाचार्य ने। इसके प्रदर्शन के लिए, इतिहास को समझाने के लिए, इतिहास को दिखाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? काव्य का, यानी कि कविता का, कथा का यानी कहानी का, और नाटक का। ठीक है, नाटक का उपयोग किया जाता है। और एक पॉइंट आपको आ सकता है कि नाटक का उपयोग क्यों करते हैं या इन सब का उपयोग क्यों करते हैं? तो अनसुलझे पहलू को सुलझाने के लिए। मान ले कोई बात अगर समझ नहीं आती है, लिखते वक्त कुछ पॉइंट छूट गए, तो अगर आप किसी चीज को दिखाकर प्रस्तुत करते हो ना, तो ज्यादा समझ आता है। जैसे आपको कुछ बातें बताएं, अगर आपने किसी चीज को सुना है, ठीक है, तो वो आपको अधिक याद रहता है। नहीं, क्या है? और यदि आपने किसी को देखा है तो वो और अधिक याद रहता है। ऊपर की ओर बढ़ता है, इस जमीन से ऊपर की ओर बढ़ता है, हमारे सिर से ऊपर की ओर बढ़ता है। नहीं, कई महात्मा लोगों ने इसका परसेंटेज भी बना रखा है। अगर आपने पढ़ा है तो वो आपको कम याद रहेगा, जीरो जो है उसका, ठीक है, पढ़ा वाला भी याद रहेगा, अच्छा याद रहेगा, लेकिन जहाँ से मान लो वहाँ से सुना हुआ वाला ज्यादा याद रहेगा। इसलिए कुछ बच्चों की ये आदत क्या होती है कि वो अपने से पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन अगर क्लास में कुछ टीचर सुना देता है, स्टोरी कुछ समझा देता है, तो फिर वो नहीं भूलता। पढ़ा हुआ अच्छा याद रहेगा, ठीक है, सुना हुआ और अधिक याद रहेगा। और देख लिया अगर आपने किसी को, तो वो आपको करीबन 90% प्लस याद रहेगा, वो आप भूलते नहीं है। आपके साथ अगर कोई घटना घटी है तो आप उस चीज को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, जिस प्रकार से मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होता था राजगुरु के कैरेक्टर में, राजगुरु और सुखदेव के कैरेक्टर में। फिर हम लोगों ने बचपन में एक ड्रामा किया था, नाटक किया, उसमें हमने चंद्रशेखर आजाद की भूमिका निभाई थी, और हमारे कुछ साथी थे जो राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह आदि का किरदार निभाया था। और उसमें पूरे किरदार के दौरान हम लोगों ने हर एक किरदार को इतना स्पेशल ढंग से पढ़ा, मुझे सबका स्टोरी याद हो गया। ठीक है, और उस वक्त जो घटना घटी हमारे साथ, हम कभी नहीं भूल पाएंगे उस घटना को। क्या क्या हुआ था उस मंच पर, सामने वाली जनता किस तरह से रिएक्ट कर रही थी, हम लोग कैसे मूव कर रहे थे, सारा काम बिल्कुल इस तरह का है कि हम लोग उसको कभी भूल नहीं सकते। तो अभी क्या है, क्यों यूज किया जा रहा है कविता का, कहानी का और नाटक का? अनसुलझे हुए पहलू को सुलझाने के लिए, क्योंकि देखा हुआ चीज कभी भूला नहीं जाता, हमेशा याद रहता है जो आंखें देख लेती है। अंतर यही है। तो इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए कल्पना और सत्य का प्रयोग करते हैं। कल्पना के तौर पे वो किसको लेते हैं? साहित्यिक स्रोत को। और सत्य के तौर पे वो किसको लेते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को। और इस दोनों को जब वो अच्छे से मिलाते हैं तब जाकर बनता है हमारा इतिहास, प्राचीन इतिहास। ठीक है, और उस इतिहास को कविता, कहानी या नाटक के रूप में जनता के सामने परोस दिया जाता है, ताकि जनता उसको अच्छे से देख पाए, अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अपने देश के गौरवान्वित इतिहास को जान पाए कि हमारा देश कितना महान था। यहाँ पर बच्चों के मन में एक घृणित भावनाओं को भर दिया जाता है शुरुआत से ही, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये वैसे हैं। इन सब से अगर पड़े होकर काम किया जाए, थोड़ा हटकर काम किया जाए, देखा जाए कि नहीं वास्तविकता क्या है, फिर समझ में आएगा कि नहीं हमारा इतिहास कितना गौरवमय था, कितना सारा महान योद्धा लड़ा है हमारे लिए। हमारे देश में, अगर हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए, वो इंडो पाक वार के बाद इधर तक स्वतंत्र करने के लिए जिस प्रकार से सूबेदार बाणा सिंह ने लड़ाई लड़ी है, उसी प्रकार से लेफ्टिनेंट हेमराज ने भी लड़ी है। लेकिन यहाँ हेमराज को दबा दिया जाता है, बाणा सिंह को उजागर कर दिया जाता है। और कुछ क्षेत्रों में हेमराज को लेकर चर्चा होती है, बाणा सिंह को दबा दिया जाता है। ये दोनों अपने आप में महान योद्धा थे, वीर योद्धा थे, देश के सुपुत्र थे। दोनों की चर्चा होनी चाहिए थी। कहीं किसी को दबा दिया, कहीं किसी को दबा दिया, गलत बात है। अगला देखिए क्या है पॉइंट आपका, इतिहास। इतिहास ये छोटा सा वर्ड है सुनने में, इतिहास, लेकिन बहुत बड़ा इसका वर्णन है, बहुत बड़ा वर्णन है। इतिहास को समझ पाना, समझा पाना मेरे बस का नहीं है, न ही किसी और शिक्षक के बस का है। इतिहास के बारे में कह पाना इतिहास है क्या, कोई नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि इतिहास का मतलब ये बलिदान। कितने सारे लोग शहीद हुए हैं एक इतिहास को बनाने के लिए, कितनों की कुर्बानी। आज जो हमारे पास है कि आज हम लोग शर्ट, पैंट, जीन्स पहनते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं या अलग तरह के गैजेट्स यूज करते हैं, इतने फ्रीडम के साथ जी रहे हैं, ऐसे विरासत में नहीं मिल गया है इतना सारा चीज। एक ही बात, जन्म लिए पृथ्वी पर, हाँ लो तुम लोग सबको इजाजत दे देते हैं सारा काम करने का, नहीं मिला। एक एक चीज के लिए लड़ना पड़ा है। महिलाओं की शिक्षा के लिए तो फिलहाल तक लड़ाई चल रही है। अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे हैं।
बांध कर रखना चाह रहे हैं। तो ये सब क्या है, समाज की कुरीति है। अभी भी जंग चल रहा है, अभी भी लड़ाई चल रही है, बस समाज को सुधारने के लिए कितने सोशल रिफॉर्मर आए गए, कितनों ने अपना बलिदान दिया, कितनों ने समझाया, लेकिन कोई मानने वाला नहीं है। विष तक पिला दिया गया है सोशल रिफॉर्मर को, समाज सुधारकों को विष पिलाकर मार दिया गया, यीशु को सूली पर टंगवा दिया गया, क्योंकि समाज का सुधार चाहते थे वो। ठीक है, तो बहुत बड़ा बलिदान है इतिहास का। इतिहास इतना सरल शब्द नहीं है। इतिहास सत्य और कल्पना का सब मिश्रण है, मिलावट। हमने पहले बोला इतिहास का मतलब ये होता है क्या, कल्पना और जब दोनों को मिलाया जाता है तब जाकर बनता है क्या, इतिहास। जिस कारण जब तक एक ही तथ्य के कई साक्ष्य नहीं मिल जाते, इतिहासकार उसे ऐतिहासिक तथ्य नहीं मानते। अब मान लें कि हमने कुछ पन्ने पलटे, मुझे एक छोटा सा पॉइंट मिल गया ना, कोई स्टोरी मिल गई, कोई कंसेप्ट समझ में आ गया, तो अभी हमने वो समझा। ठीक है, एक इतिहासकार को ये अधिकार नहीं है कि आप अगर उस कंसेप्ट को समझ गए हैं तो आप उसको पब्लिश कर दीजिए, तब तक पब्लिश नहीं होगा ये कंसेप्ट। आपने कल्पना कर ली इस कहानी की और आपने छाप दिया, गलत है, क्योंकि इतिहास क्या है, कल्पना और सत्य दोनों का मिश्रण है ना। सिर्फ आपने कल्पना कर ली कि नहीं ऐसा हुआ होगा, और कल्पना करके आप चाह रहे हैं कि हम पब्लिश कर दे, तो ये गलत है। कल्पना के बाद आप पब्लिश करेंगे तो ये गलत है। आप पेपर में छाप नहीं सकते, किताबों में छाप नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सत्य है या नहीं इस बात को दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए उसको ना 2-3 किताबों से, 2-3 ग्रंथों से छांटना पड़ता था। वही लिखा गया है, जब तक एक ही तथ्य, एक ही बातें, कई साक्ष्य नहीं मिल जाते, एक ही बात के कई सारे साक्ष्य, कई किताबों में उसका वर्णन नहीं मिल जाता, कई ग्रंथों में कई जगह प्रूफ नहीं मिल जाते एक ही चीज के। ठीक है, इतिहासकार उसे ऐतिहासिक तथ्य नहीं मानते, इतिहासकार उसे सत्य नहीं मानते हैं। एक ही बातें अगर 2-3 किताबों में, जैसे आप बात करें हमारे प्राचीन धर्म, मैंने पहले ही पढ़ा दिया ये पॉइंट आपको, प्राचीन धर्म एवं कानून ग्रंथ है कौन सी, मनुस्मृति। इसको लेकर भी बहुत विवाद है, इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कभी। ठीक है, प्राचीन धर्म एवं कानून ग्रंथ हमारी जो ये क्या है, मनुस्मृति है। मनुस्मृति के अतिरिक्त हमारा जो महाभारत है, महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय और क्रमांक 11 से 17 के बीच, मैंने सारा क्रमांक वगैरह डिटेल में आपको लिखा दिया है पहले ही, कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार है विवाह के, 8 प्रकार, जिसमें सारा विवाह का वर्णन भी किए थे। ठीक है, कि हर विवाह का प्रकार क्या है उसको समझाए भी थे। तो यहाँ देखिए क्या है, मनुस्मृति में भी और महाभारत में भी, दोनों में कितने प्रकार का विवाह का वर्णन है। अगर इतिहासकार चाहते तो एक ही किताब से पढ़कर छाप सकते थे, लेकिन उसको छापने का अधिकार नहीं है। तब तक वो नहीं छाप सकते हैं जब तक उसके कई सारे साक्ष्य नहीं मिल जाए। तो यहाँ 8 प्रकार के विवाह का 2 साक्ष्य मिल गया ना, 2 प्रूफ मिल गया ना, 2 जगह का प्रूफ मिल गया, तभी इतिहासकार को उसको छापने की इजाजत मिली है। एक ही प्रूफ, एक ही साक्ष्य, ठीक है, एक ही पॉइंट के बारे में अगर कई किताबों में वर्णन मिल जाता है, कई जगह वर्णन मिल जाता है, तभी हम लोग उसको सच मानेंगे, वरना सच नहीं मानेंगे, क्योंकि एक जगह तो मिस्टेक से भी लिखा जा सकता है ना। अब देखो, एक ही बातें कई जगह लिखी होनी चाहिए, तभी इसको सच माना जाएगा, वरना नहीं। और एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है आपका महाभारत के बारे में। ये जो महाभारत हम लोग पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, या चैप्टर खत्म भी होने वाला गया है महाभारत के बारे में। ये महाभारत ना 2 तरह से लिखा गया है। महाभारत में 2 तरह की चीजों को घुसाया गया, एक साथ इस तरह से मिलाया गया है कि महाभारत रोचक हो गया। महाभारत में 2 चीजें हैं, एक है आख्यान और एक है उपदेश। महाभारत में ना 2 प्रकार की विषय वस्तु, 2 पॉइंट्स हैं, 2 चीजों को मिलाया गया अच्छे से। क्या क्या, पहला क्या है आख्यान, और दूसरा क्या है उपदेश। आख्यान क्या होता है, तो विभिन्न कहानियों का चित्रण आख्यान है। क्या है आख्यान, कहानियों का चित्रण। इसमें देखें हम लोग पढ़े थे, जैसे अर्जुन की कहानी पढ़े, या इससे पहले चल जाइए, हम लोग पढ़े किसके बारे में, सत्यवती के बारे में पढ़े, जिसको हम लोग मत्स्य गंधा बोले। राजा शांतनु के बारे में पढ़े ना, शांतनु के बारे में पढ़े। इसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं, देवव्रत का चर्चा किए। इसके बाद हम लोगों ने व्यास ऋषि के जन्म की चर्चा करी, पराशर ऋषि से किस प्रकार जन्म हुआ। मैंने पूरी महाभारत को समझाया था ना ग्राफ में। व्यास ऋषि की चर्चा की, व्यास ऋषि के बाद हम लोग आगे स्टोरी पढ़ते, कितना छोटा छोटा स्टोरी मिला। हर छोटे छोटे स्टोरी के बारे में पढ़े ना, सब में कुछ कुछ सीख थी। ठीक है, तो छोटे छोटे स्टोरियों को पढ़ा, तो ये छोटा छोटा स्टोरी क्या कहलाता है,
आख्यान। छोटे छोटे स्टोरी क्या कहलाता है? आख्यान कहलाता है। और उपदेशात्मक देखिए, उपदेश क्या मिलता है? देखिए, सामाजिक विचार का वर्णन क्या कहलाता है? उपदेश। जैसे हम लोग पढ़े कि प्राचीन समय में सत्ता कैसी थी? पितृसत्तात्मक। कैसी थी? पितृसत्तात्मक थी। ठीक है, पितृसत्तात्मक थी प्राचीन काल से ही। फिर हम लोग पढ़े कि नहीं, जैसे गोत्र की बात करें अगर, तो गोत्र क्या था कि लड़की का गोत्र कुछ और होता था, पिता का गोत्र माना जाता था, लेकिन विवाह के बाद उसका गोत्र बदलकर पति का गोत्र हो जाता था। तो गोत्र बदल गया, तो इसका छोटा छोटा सा समाज का विचारधारा पढ़े ना कि भाई समाज में किस तरह से अधिकार था, क्या अधिकार था, किसके बारे में था। आप पढ़ चुके हैं पहले से ही कि क्या कहते हैं, लड़कियों के नाम से जमीन वगैरह नहीं था। पहले लड़की के नाम से जमीन वगैरह नहीं लिखा जाता था। ठीक है, उसको जमीन दान करने का अधिकार नहीं था। लेकिन कुछ रानी ऐसी हुई है जिसके नाम से जमीन का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो कुछ लोग का कहना है कि वो रानी थी इसलिए उसकी जमीन, उसके नाम से जमीन है। तो आप यहाँ समझे कि महाभारत में ना दो चीजों का वर्णन है, एक तो आख्या का और दूसरा उपदेश का। आख्या मतलब क्या? विभिन्न कहानी, और उपदेश मतलब क्या? सामाजिक विचार। दोनों चीजों को अच्छे से इस तरह से मिलाया गया है कि महाभारत काफी रोचक होता है और पढ़ने में काफी मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। ठीक है, और लास्ट है आपका पॉइंट कि वही जो हमने बताया आपको कि हमारा मनुस्मृति क्या है? धर्म भी ग्रंथ है और कानून भी ग्रंथ है। उसी में बताया गया है किस जुर्म की क्या सजा है। हमारा कानून ग्रंथ है कौन? मनुस्मृति। दूसरा, महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय में और श्लोक नंबर 11 से 17 के बीच भीष्म पितामह 8 प्रकार के विवाह का वर्णन करते हैं। कब ये घटना घटी है पता है? कब? जब भीष्म पितामह प्रतियोगिता जीतते हैं और कौशल नरेश की राजकुमारी, कौशल नरेश की जो पुत्री थी उसको जीत लेते हैं। ठीक है, और अपने भाई से उसके विवाह करने के लिए उन सारी राजकुमारियों को अपने साथ लेकर फरार हो जाते हैं। तब वो जाते जाते उसके पिता को कहते हैं कि 8 प्रकार का विवाह होता है, और 8 विवाह का वो वर्णन करते हैं जो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं कितने प्रकार का विवाह है। ठीक है, टॉपिक आपका यहाँ खत्म हुआ, अगला टॉपिक फिर देखते हैं।